हेलो बच्चों। कैसे हैं? लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। सो लास्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो था, मींस फर्स्ट वीडियो, उसमें हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का पूरा पार्ट लगभग कवर कर लिया था। अब उसमें कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जैसे डेल्टा एच इनकी बात हमने लास्ट टाइम नहीं की थी। सो इस पार्ट में पहले तो हम बात करेंगे अबाउट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर किसी सेल रिएक्शन के, लाइक डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। और फिर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो लास्ट टाइम बच गए थे, वो प्रॉब्लम्स और कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद फर्दर देखेंगे, जैसा भी टाइम अलाउ करेगा उसके हिसाब से आगे फैराडेज लॉ वगैरह ये सब कनेक्ट कर लेंगे। सो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जरा देखते हैं इसके। कि सेल की थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हमको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है, सपोज स्टैंडर्ड ले लें, तो डेल्टा जी नॉट इज -N F E नॉट सेल। और इसी डेल्टा जी को हम गिब्स हेमोल्ड इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल डेल्टा जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वेशन 2। इसको हम बोलते हैं गिब्स हेमहोल्ड्स इक्वेशन। अब देखो, हमें कैलकुलेशन यहाँ डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर लें गिब्स फंक्शन की वैल्यू को, जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें एक चीज तो नजर आ रही कि डेल्टा एस नॉट जो है वो डेल डेल्टा जी नॉट बाई डेल टी के बराबर है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम -N F E नॉट रखें अगर इसमें, तो N फिक्स होता है किसी गिवन रिएक्शन में, F भी फिक्स होता है। E का टर्म है जो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा थोड़ा। तो इसको अगर हम रखें तो ये आ जाएगा -NF डेल ई नॉट बाई डेल टी। सारा स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, नॉर्मली भी निकाल सकते हैं किसी कंडीशन में। और ये टर्म है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। तो डेल्टा एस नॉट की ये वैल्यू है -NF डेल ई नॉट बाई डेल टी नॉट। अब ये वैल्यू जो है, इसमें डेली बाई डेल टी का जो टर्म आ रहा है, डेली बाई डेल टी का जो टर्म आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेली बाई डेल टी का जो टर्म है, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो डेल्टा एस की वैल्यू आ गई -NF डेल ई नॉट बाई डेल टी। टेम्परेचर के साथ किस तरीके से सेल का पोटेंशियल अफेक्ट होता है, ये वैल्यू हमें बताती है। तो दिस इज डेल्टा एस नॉट। नॉर्मल कैलकुलेशन में हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एच की वैल्यू टेम्परेचर के साथ स्लाइट चेंज होती है। इसलिए स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। और हमें कुछ ऐसा दिया हो जिससे हम वेरिएशन निकाल पाए, तब हम इसको वेरिएबल मानते हुए कैलकुलेशन करते हैं। ना अगर यही वैल्यू डेल्टा एस की इक्वेशन में रख दें, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। ठीक है। और
मतलब ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, टी डेल डेल्टा जी नॉट बाई डेल टी। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज यहाँ कंपेयर करें, साइन मिस हो रहा है, ये कंपेयर करोगे तो ये माइनस आएगा, तो ये आएगा प्लस। तो वैल्यू जो दिखेगी पॉजिटिव दिखेगी। अच्छा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट था। तो एस नॉट की अगर वैल्यू इसमें रखें तो दिस इज एन एफ डेल ई नॉट बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो ये अगर यहाँ देखो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रख दो तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट है माइनस एन एफ ई नॉट, ये राइट में लेंगे टी वाला टर्म, तो प्लस एन एफ टी डेल ई नॉट बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास आ गई डेल्टा एच की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली हमने। तो ये हम इस तरह से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डेल्टा एच या डेल्टा एस की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी सेल रिएक्शन के लिए। ठीक है। नाउ अब एक काफी पुराना क्वेश्चन था जेई एडवांस का, काफी अच्छा भी। सो क्वेश्चन इस तरीके से है, ये जेई एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उस समय सब्जेक्टिव आते थे तो मतलब आंसर भी अप्रोक्सीमेटली ही इस क्वेश्चन का आएगा। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें रिएक्शन का गिवन है, जो सेल रिएक्शन है 0.23 वोल्ट, ये 15 डिग्री पे है, 0.21 वोल्ट ये 35 डिग्री पे। तो एक तो सेल रिएक्शन लिखनी है, डेल्टा एस फाइंड करना है और वन बाय वन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉमन। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉमन है, तो अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखें तो कैथोड ऐसे लिख सकते हैं AgCl का रिडक्शन। तो AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन ये लेगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा और Cl सॉल्यूशन में आ जाएगा। और एनोड पर देखो तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाफ H2 गैस से H प्लस आयन एक्वा सॉल्यूशन में प्लस इलेक्ट्रॉन। तो नेट सेल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी AgCl सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस से Ag सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। तो इस तरीके से पहला स्टेप तो करेंगे सेल रिएक्शन निकालने वाला। और हमें दिख रहा है क्लियर कि ये कौन सी वाली हाफ सेल है, याद करो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाली, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। बोला था ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस में अलग अलग तरीके से यूज की जाती है। तो ये पहला तो स्टेप हो गया भाई सेल रिएक्शन का। अब सेकंड में पूछा गया है हमसे कि डेल्टा एस। अब हमें याद होगा कि डेल्टा एस के फार्मूले में टेम्परेचर कोफिशिएंट आ रहा है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट आ रहा है तो हमें वो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू डेल ई नॉट बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर ये वैल्यू निकालें तो देखो 0.15 डिग्री पे 0.23 है वैल्यू, सॉरी 15 डिग्री पे 0.23 वोल्ट है और 35 डिग्री पे 0.21 वोल्ट है। तो डिफरेंस आ गया 0.21 माइनस 0.23 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 15। याद रखना डिग्री का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस सेम होता है, इसलिए टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो -0.02 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। तो ये आ जाएगा -10⁻³ तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमने निकाल ली विद यूनिट वोल्ट पर केल्विन, या यहाँ वोल्ट पर डिग्री बोल सकते हो।
अब डेल्टा एस की वैल्यू, तो डेल्टा एस की वैल्यू, तो डेल्टा एस हमारे पास जो था वो फार्मूला इस तरीके से आया था कि डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये बात आती है, ठीक है, ये डेल्टा एस की वैल्यू है। तो डेल्टा एस अगर निकालें तो एन रिएक्शन में भाई कितना है, 1। अब क्वेश्चन में एक समस्या थी कि एन भाई दिया होना चाहिए, जनरली नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में दे दिया जाता है, क्योंकि रिएक्शन तुम अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, 1 2 3 4 कैसा भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके, तो एन उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। और ये क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट है एंट्रोपी या एंथैल्पी, तो वो भी वेरी करेगा। ठीक है, 1 लेके कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। 9 एफ हो गया 96500, और ये हो गया 10⁻³ विद माइनस साइन, राइट। तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी -96.5 जूल, -96.5 जूल। ये डेल्टा एस की वैल्यू अपनी आ रही है। सिमिलरली अगर डेल्टा एच निकालें, तो डेल्टा एच निकालने के लिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भाई अपने पास, तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा जी नॉट जो है -NF E0 प्लस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहाँ एक और समस्या है क्वेश्चन में कि हमें टेम्परेचर रेंज दे दी गई है ऑलरेडी, और ये वैल्यू किस पर निकालनी है वो क्लियर नहीं है। तो ये वैल्यू तुम चाहे तो 15 डिग्री पे निकालो रख के, 35 डिग्री पे निकालो, या दोनों के एवरेज टेम्परेचर पे निकालो, मिड में वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो बेटर रहेगा एवरेज वैल्यू पे कैलकुलेशन करो। तो एवरेज वैल्यू पे ये 15 है, ये 35 है। अगर हम 25 लेते हैं टेम्परेचर, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू भी 0.22 होनी चाहिए अगर लीनियर वेरिएशन मान लें। तो लीनियर वेरिएशन मान लें तो पोटेंशियल की वैल्यू 0.22 और टेम्परेचर 25, तो एन की वैल्यू 1 फैराडे हो गया 96500, ई की वैल्यू 0.22 वोल्ट, और इधर प्लस टी की वैल्यू 298, और ये -96.5 जूल आया था। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी, और ये वैल्यू अगर चेक किया जाए तो देख लेते हैं लगभग कितनी आ रही है। तो ये लगभग लगभग आ रही है 49985 के क्लोज। ठीक है भाई, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच डेल्टा एस की। ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें पूछा बड़ा कम गया है, तो हो सकता है कभी भी इससे लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ निकाल लिया जाए ना। एक पार्ट और बच गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। तो ये भी पार्ट आयनिक से रिलेटेड है, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें Ag+2 Ag गिवन। तो अगर Ag+2 Ag गिवन है और
हम 25 डिग्री टेम्परेचर पे सेल का पोटेंशियल 0.22 मान रहे हैं। तो सेल का पोटेंशियल अगर हम ई नॉट सेल 0.22 वोल्ट मान रहे हैं, तो इसको ई नॉट कैथोड माइनस एनोड लिख सकते हैं। ई नॉट कैथोड तो होता है भाई 0, स्टैंडर्ड वैल्यू, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है कैथोड वाला, चेक करो। और ई नॉट एनोड मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो माइनस ई नॉट ए जी प्लस टू ए जी, सॉरी, माइनस ई नॉट ए जी सी एल टू ए जी, ये लेंगे। तो इसका मतलब ई नॉट ए जी सी एल टू ए जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.22 वोल्ट। अब ये -0.22 वोल्ट है, तो इसका फॉर्मूला याद कराया था। दिस इज इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस टू ए जी प्लस 0.059 अपॉन 1 log के एस पी, याद कराया था। तो यहाँ से 0.059 अपॉन 1 log के एस पी की वैल्यू आ रही है -0.22 -0.8। तो सिंप्लीफाई करें अगर, तो के एस पी पुराना क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन भी है, 1.47 इंटू 10⁻⁻10, ये के एस पी की वैल्यू है। और AgCl का के एस पी ये है, तो सॉल्बिलिटी के टर्म्स में इसको ऐसे स्क्वायर लिख पाओगे। तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1.21 इंटू 10⁻⁻5 के लगभग है। मेन तो चीज है अप्रोच, क्योंकि आजकल की कैलकुलेशन कम होती है तो उसकी टेंशन मत लो। मेन क्या है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जा रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नो, एक क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है जेई का, और ये एंट्रोपी वगैरह को लेके ही पूछा गया है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीपल टाइप है ये। तो करेक्ट ऑप्शन बताने हैं एंट्रोपी को लेके। आर गैस कांस्टेंट, एफ फैराडे, टी टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ये रिएक्शन है, इसमें डी बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, मतलब डेली बाई डेल टी, और एंट्रोपी चेंज आर है। तो अगर पहला ऑप्शन चेक किया जाए तो हमें पता है कि भाई डेल्टा एस की वैल्यू एन एफ डेली बाई डेल टी होती है कि नहीं। ठीक है, तो एन एफ और डेली बाई डेल टी की वैल्यू डाल दें आर बाई एफ, तो ये आ जाएगा एन आर के बराबर है डेल्टा एस की वैल्यू। अब एन आर के बराबर है, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसको नोटिस करो, एन कितना है। एम देखो जा रहा है M+2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कि नहीं, तो एन की वैल्यू है 2। या देखो 2 H प्लस है जो कन्वर्ट हो रहे हैं H2 में, तो एन की वैल्यू 2। तो कहीं से भी चेक कर लो तो एन की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू आ रही है 2R, जबकि ऑप्शन ने दिया है R। तो पहला ऑप्शन तो भाई करेक्ट नहीं है। बी चेक करते हैं जरा। देखो बी में एक सेल रिएक्शन हमें दी जा रही है, और ये बोल रहे हैं कि दिस इज एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। अब देखो ये जो सेल रिएक्शन है, इसमें कौन सी है ये सेल, कैथोड एनोड आइडेंटिकल है, केवल डिफरेंस किस चीज का है, कंसंट्रेशन का। तो ये कौन सी सेल हुई, कंसंट्रेशन सेल। और ये कंसंट्रेशन सेल है, तो ध्यान देना कि कंसंट्रेशन सेल में डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जो रिएक्शन कैथोड की है वही रिएक्शन एनोड की है। तो कंसंट्रेशन सेल में डेल्टा एच क्या होता है, 0। और डेल्टा एच अगर 0 है कंसंट्रेशन सेल का, तो डेल्टा जी को हम जो लिखेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस के बराबर आएगा। और डेल्टा जी जो है वो -NF के बराबर है, -NF ई सेल के बराबर है। इसका मतलब इस केस में जो डेल्टा एस की वैल्यू है
वो ई सेल पे डिपेंड करेगी गिवन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा एस को हम ऐसे लिख पाएंगे एन एफ बाई टी इंटू ई सेल। मतलब अब एंथैल्पी वाला फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है, केवल एंट्रोपी वाला फैक्टर काम कर रहा है। और इसका अगर ई सेल चेक करें तो ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब स्पॉन्टेनियस है, तो हम बोल सकते हैं एंट्रोपी ड्राइवन है। तो ई सेल की वैल्यू हम लिख रहे हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2, या अपॉन 1 ही लिख लो, ज्यादा ठीक है, लॉग क्यू। अब क्यू में देखो, राइट वाला H प्लस जो है कैथोड वाला वो लेफ्ट में होगा और एनोड वाला राइट में होगा, और H2 के पार्शियल प्रेशर बराबर है 1 बार, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0.01 अपॉन 0.1। तो ये लॉग 0.1 आएगा जो कि वैल्यू देगा फाइनली 0.059 के बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू तो है पॉजिटिव, और वैल्यू पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस कैसा है, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है, क्योंकि एंथैल्पी वाला फैक्टर तो यहाँ पे कुछ काम कर ही नहीं रहा, डेल्टा एच की वैल्यू 0 है। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे ही सी ऑप्शन भी अच्छा है काफी। ये बोल रहा है रेसिमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखो, जब भी मान लो ए और बी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लिवो है, तो इनके कन्वर्जन में कोई एंथैल्पी चेंज होता ही नहीं, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दोनों की सेम होती है जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो एंथैल्पी चेंज होता है 0, और एंथैल्पी चेंज 0 होता है, तो यहां भी अगर देखो तो डेल्टा जी 0 माइनस टी डेल्टा एस लिखोगे, ठीक है। और हमें पता है कि प्रोसेस कैसा है, रेसिमाइजेशन का प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है ना, रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं ये इंटर कन्वर्ट होते हुए। तो रेसिमाइजेशन का प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो डेल्टा एस इस केस में भी पॉजिटिव आएगा। तो रेसिमाइजेशन जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का, वो प्रोसेस क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव वाला है। लास्ट डी ऑप्शन भी यही चेक करते हैं। देखो डी ऑप्शन में बोल रहे हैं कि रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव है। अब तुम देखो रिएक्शन में इधर एक कॉम्प्लेक्स था, प्लस 3 मॉलिक्यूल थे इथाइलिन डाइमाइन के, फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स ये बना और 6 मॉलिक्यूल वाटर के। इसका मतलब रिएक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, और रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं तो डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, तो एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, दैट इज बी सी डी। तो अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना, क्योंकि सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट है वही उठा रहे हैं क्वेश्चंस। नाउ एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन 2020 का है जेई एडवांस का, और इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि 70% इफिशियंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फ्यूल सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन में 1/298, रिएक्शन ये दी है, और वर्क इज derived फ्रॉम दिस सेल ऑन कंजम्पशन ऑफ दिस मोल ऑफ H2 is used to compress 1 mole of monoatomic gas in a thermally insulated container। इसका मतलब अगर एक 10⁻³ मोल ऑफ H2 है, इनको यूज करके जो वर्क मिलता है उससे हम मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को कंप्रेस करते हैं इंसुलेटेड कंटेनर में। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस पूछा है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें ये सब गिवन है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस केस में
डेल्टा जी अगर हम इस रिएक्शन का निकाल लें स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, तो डेल्टा जी हमें क्या दे रहा है? नॉन पी वर्क देता है जो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। उस वर्क को हम यूज कर रहे हैं इस कंप्रेस करने में, और एफिशिएंसी कितनी है? 70% की। तो सबसे पहले हमें डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा जी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम देखें कि ये रिएक्शन कैसे बनेगी। यहाँ कैथोड का काम कौन कर रहा है? कैथोड का काम कर रहा है O2, एनोड का काम कौन कर रहा है? H2। तो इसका मतलब कैथोड पे हमें लेना पड़ेगा O2 को, O2 का रिडक्शन और H2 का ऑक्सीडेशन। तो अगर सेकेंड रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगी, या दूसरे तरीके से बात करें, फर्स्ट में हम हाफ से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके उसमें ऐड कर दें। तो अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पोटेंशियल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल ई नॉट सेल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चाहे तो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड वाले का है 1.23 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड वाले का है 0। तो ये अपने पास आ जाएगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल आ जाएगा तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट। एन की वैल्यू 2 दिख रही है, इंटू 96500 और इंटू 1.23 वोल्ट। ठीक है, तो ये डेल्टा जी नॉट आ गया, और ये डेल्टा जी नॉट जो है डिक्रीज हो रहा है, यही वर्क की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो वर्क कितना हमारे पास आ गया? इसका 70%। इसका 70%। और ये वर्क कहाँ जा रहा है? कंप्रेस करने में मोनोएटॉमिक आइडियल गैस को। अच्छा, तुम्हें पता है कि ये प्रोसेस जो इंसुलेटेड कंटेनर में कराया जा रहा है, इसका मतलब प्रोसेस में क्यू तो 0 है, तो डब्लू का वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा कि नहीं? तो ये जो डब्लू हमने निकाला है, इसी को हम डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं। सो 1 मोल डेल्टा यू आइडियल गैस का एन सी वी डेल्टा टी, तो एन है 1। सी वी मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है तो 3/2 R, एंड डेल्टा टी तो हमसे चेंज इन टेम्परेचर ही पूछा है, तो यहाँ समस्या है नहीं। तो इस तरीके से डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। लेफ्ट साइड देखना तो जूल में है सारा एसआई यूनिट, तो राइट में भी उसी में रखना है। R 8.314 डालोगे तो डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा टी आ रहा है लगभग 13.32। क्लियर? तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन जो जेई 2022 में आया था। तो देख लेना यहाँ पे क्या है, ये थर्मो प्लस इलेक्ट्रो, इसको लेके क्वेश्चन बना हुआ है। तो जेई में मिक्स करके ही दिए जा रहे हैं क्वेश्चन काफी सारे। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन जेई 2018 का, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी अगर रीड करें तो थर्मो प्लस इलेक्ट्रो, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स। अब क्वेश्चन में हमको दिया जा रहा है भाई एक्सेल नोटेशन, और बोल रहे हैं कि डेल्टा एच जो है रिएक्शन का, दिस इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी, स्टैंडर्ड वैल्यू 300 केल्विन पर, और ईएमएफ सेल का 0 है, डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी। अच्छा, पहले ये सेल नोटेशन से रिएक्शन लिख लें अगर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी का रिडक्शन हो रहा है, ए का ऑक्सीडेशन, तो बी +2n +2a सॉलिड, ये जाएगा बी सॉलिड +2a+n एक्वस। सेल नोटेशन में चेक कर लेना इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका अगर ई निकालें पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो हमें दी है 0, तो इसको लिख सकते हैं ई नॉट सेल माइनस
अब देखो आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है अलग, तो हमें वैल्यू डायरेक्ट डालने की जगह बेसिक लिखने पैरामीटर के टर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं आर टी अपॉन एन एफ। एन इस केस में अगर चेक करो तो 2n है, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। क्यू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये कुल मिला के आ गया माइनस आर टी अपॉन 2n इंटू एफ एल एन 4। अब ई नॉट की वैल्यू यहां से निकल आएगी। एक मिनट, ये अपना जो आया माइनस ऑफ दिस, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ई नॉट की वैल्यू लिख ले रहे हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल जो आ गया वो ये वैल्यू आ गया। अब ई नॉट सेल आ गया तो एक चीज दी थी कि डेल्टा एच जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट जो है वो 2 डेल्टा जी नॉट के बराबर है माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो 2 डेल्टा जी नॉट को लेफ्ट में लेंगे तो हो जाएगा उधर माइनस डेल्टा जी नॉट। तो अपने पास ये आ जाएगा कि डेल्टा जी नॉट जो है वो टी डेल्टा एस नॉट के बराबर है। और डेल्टा जी नॉट को हम माइनस एन एफ ई नॉट भी तो लिख सकते हैं। एन की वैल्यू यहाँ 2n के बराबर है इंटू एफ इंटू ई नॉट। तो हमें 2n इंटू एफ इंटू ई नॉट चाहिए। तो 2n इंटू एफ तो ये है, उधर ले जाओ तो 2n इंटू एफ इंटू ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस आर टी एल एन 4। तो ये टी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस आर टी एल एन 4। ठीक है, तो टी यहां से कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आ गई माइनस आर एल एन 4। आर है 8.3 और एल एन 4 हो गया 2 एल एन 2, ये है 0.7। तो ये मल्टीप्लाई करें तो अपने पास लगभग 11.62 आ रहा है। तो डेल्टा एस नॉट की जो वैल्यू है दिस इज 11.62 किलो जूल। ठीक है, पर मोल का मतलब यहाँ पर मोल ऑफ रिएक्शन होता है। तो इतनी वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ कुछ नहीं, छोटा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट था, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दोनों मर्ज करके ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, नस्ट इक्वेशन पर ही है, 2017 का। अ- अब इसमें हमें सेल नोटेशन गिवन है और ये बोल रहे हैं कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है कॉपर आयन, तो डेल्टा जी कितना होगा। जिंक आयन 10 टाइम्स है कॉपर आयन। तो इसमें अगर हम देखें तो ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, तो पहले तो सेल रिएक्शन लिख लो। तो सेल रिएक्शन अगर लिखोगे तो ये आ जाएगी जिंक ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन, तो Cu+2 प्लस Zn सॉलिड, इससे बन जाएगा Cu सॉलिड प्लस Zn+2। ठीक है, तो Q की वैल्यू जो है वो Zn+2 डिवाइडेड बाई Cu+2 है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन जिंक आयन की 10 टाइम्स है कॉपर, मतलब Q का वैल्यू तो 10 आ जाएगा। ई नॉट सेल हमें दिया गया है 1.1 वोल्ट। तो अगर एक्सप्रेशन लिखें नस्ट इक्वेशन का तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, एन है देखो 2 और इंटू एफ लॉग क्यू।
क्यू आ रहा है 10। तो ये अपने पास ई सेल का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, ई सेल का एक्सप्रेशन आ गया तो अब हमें चाहिए डेल्टा जी। लॉग 10 हो गया 1। तो डेल्टा जी जो है दिस इज -NF/E। n की वैल्यू है 2, तो -2F/E, ये डेल्टा जी की वैल्यू है। तो अगर पूरे में हम मल्टीप्लाई कर दें 2F से, तो ये बन जाएगा -2.2F प्लस 2.303 RT। तो ये डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है भाई, एंड दिस इज योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो ये दिख रहा है ऑप्शन बी। तो देखो, नस्ट इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी उसको आयनिक के साथ मिक्स करके, कभी थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिक्स करके, कभी कभी लिक्विड सॉल्यूशन में मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो हमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए। नौ पहले एक ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगला एक और है क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, 16 का क्वेश्चन है। सेल नोटेशन दिया है और ई सेल की वैल्यू दी है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि एक्स कितना है। क्वेश्चन नॉर्मल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। तो अगर रिएक्शन लिखोगे पहले, तो रिएक्शन हम इस तरीके से लिख पाएंगे कि M+4 का M+2 में रिडक्शन हो रहा है। तो M+4 का रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन, प्लस H2 जा रहा है 2H प्लस में और ये जा रहा है M+2 में। तो Q की वैल्यू अगर देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ M+2 अपॉन M+4 इंटू H प्लस का स्क्वायर अपॉन H2, और ये सब 1 है तो 1 ही आ जाएगा। तो ये Q आ गया। अब E0 सेल जो है वो E0 कैथोड माइनस एनोड। कैथोड M+4 का M+2 में रिडक्शन है तो 0.151 -0। ये E0 सेल आ गया। तो ई सेल हम लिख सकते हैं E0 सेल माइनस 0.059, क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, अपॉन n है 2 log Q। Q आ जाएगा M+2 अपॉन M+4। अब हमें ये दिया है कि M+2/M+4 10⁻⁴ x के बराबर है, तो यहाँ 10⁻⁴ डालेंगे तो x बाहर निकल आएगा। ई सेल की वैल्यू यहाँ पे दी गई है क्वेश्चन में, दिस इज 0.092। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.092 माइनस 0.151 अपॉन 0.059 इंटू 2, और एक नेगेटिव साइन भी आएगा। ये वैल्यू लॉग ऑफ दिस के M+2/M+4 है, मतलब x के बराबर है। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो x की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो सिंपल ही, बट है कॉन्सेप्चुअल। तो नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन था, दिस वन सिंपल है बट कॉन्सेप्ट है इसमें, कि x से y की रिएक्शन है, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है इस केस में, उसको M प्लस को M+3 में ऑक्सीडाइज कराने में यूज किया जाता है। तो हमको बताना है कि नंबर ऑफ मोल M+ के जो ऑक्सीडाइज होंगे अगर 1 मोल x y में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो, 1 मोल x y में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा जी दिया है -193। इसका मतलब इतना एनर्जी का डिके हो रहा है जब 1 मोल x y में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ अगर 1 मोल m+m+3 में बदल रहा है तो इसमें कितनी एनर्जी चाहिए? तो ये चाहिए -NF अगर लगाएं तो n इसमें दिख रहा है 2 इंटू 96500 इंटू E0 -0.25। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो 0.5 इंटू 96500 इतने जूल एनर्जी चाहिए कि वो एक m+m+3 में कन्वर्ट हो। मतलब एक रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, तो इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं इसको कराने में। तो पहले का जो डिक्रीज है वो दिया है मैग्नीट्यूड 193 किलो जूल है, तो इंटू 1000। दूसरे में हमने माना कि x मोल या n मोल m+ के ऑक्सीडाइज होंगे, तो n इंटू 0.5 इंटू 96500, तो ये हमारे पास आ जाएगा n का वैल्यू यहाँ से तो ये आ रहा है 4 के बराबर लगभग। ठीक है, तो 4n होगा तब जाके ये चीज हो पाएगी। क्वेश्चन तो छोटा है बट है कॉन्सेप्चुअल, इसको ध्यान से देख लेना।